दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का इतिहास, चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हमने 6, 7, 8 और 9 का इतिहास समाप्त कर दिया है, जिसे आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। दोस्तों हमारे चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, यानी आज हम देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। देखिए, जैसा कि आप देख चुके हैं, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन है, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना जो थी वो बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। ज्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। आइए देखें कि हमारे देश में, हमारे भारत में आखिर जो राष्ट्रीय भावना की जो चेतना थी, इसका उदय किस प्रकार हुआ। देखिए, दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया, लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर जो था एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे, एक्सपीरियंस अलग थे और स्वतंत्रता के जो मायने थे वो भी भिन्न थे, अलग थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में जो टकराव के बिंदु थे वो भी निहित थे। आइए देखते हैं। पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था। वहां आपने 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी थी। इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे का अध्ययन करेंगे और जो असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दे दी। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। 1919 से बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। इन बदलाव को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद देखेंगे आप अलग अलग इलाकों में जो आंदोलन जो चल रहा था, जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, वो अलग अलग क्षेत्रों में फैल गए। उसमें अनेक वर्गों के लोग, जो सामाजिक समूह के लोग थे, वो लोग भी शामिल हो गए और जो संघर्ष का तरीका था, उनके नए नए तरीके हमें देखने को मिलते हैं कि लोगों ने नए नए तरीकों से संघर्ष करना चालू कर दिया। लेकिन इन बदलाव को हम लोग आखिर कैसे समझेंगे और इन संघर्षों के क्या परिणाम हुए, वो हम देखने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू कर दिया गया, यानी इनकम टैक्स स्टार्ट कर दिया गया। युद्ध के दौरान कीमतें जो थी तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 18 के बीच कीमतें जो थी वो दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें जो थी वो बढ़ गई थी। गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था कि भाई उनको जबरदस्ती सिपाही क्यों बनाया जा रहा है, भर्ती क्यों किया जा रहा है।
1918 और 19, 20 और 21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में जो फसल थी वो खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। देखिए, एक तो अकाल पड़ा था, उसके साथ फ्लू फैल गई यार, महामारी फैल गई। 1921 की गणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण, यानी अकाल, भुखमरी और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। यानी ये समझ लीजिए 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख तक लोग मारे गए। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी जो मुसीबतें हैं वो कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। देखिए, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। यानी ये कह रहा है महात्मा गांधी जब भारत लौटे तो उससे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक आंदोलन चलाया था, जन आंदोलन चलाया था नस्ल भेद के खिलाफ, यानी रंग भेद के खिलाफ, जिसमें उनकी जीत हुई थी और सरकार को ये जो नस्ल भेदी, रंग भेदी, जो रंग भेद, क्या बोलते हैं यार, देखिए, नस्ल भेदी यानी रंगों को लेकर जो दक्षिण अफ्रीका में एशियाई मजदूरों के साथ अत्याचार होता था, उनके खिलाफ महात्मा गांधी ने आंदोलन किया और उनको इससे मुक्ति दिलाई। वही बात कह रहा है, तो आइए देखते हैं। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर, आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। देखिए, सत्याग्रह क्या होता है? सत्य की शक्ति पर, आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है, इसे ही सत्याग्रह कहा जाता है। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं, बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इससे संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। देखिए, भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाना के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। अब देखिए रॉलेट एक्ट के बारे में। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने जब गांधी जी को चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद का जो आंदोलन था, यानी मिल का मुंह बोलते हैं ना, अहमदाबाद, वो कपड़े मिल, कपड़े कारखाने के मजदूरों के लिए जो सत्याग्रह चलाया था, इनमें जब उन्हें सफलता मिल गई तो उससे वो उत्साहित हो गए और गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित जो रॉलेट एक्ट आया था उसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून का इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने
बहुत जल्दबाजी में इस कानून को पारित कर दिया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल शुरू होना था। देखिए, इन सारी परेशानियों से निपटने के लिए यानी रॉलेट एक्ट को समाप्त करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी लोग अहिंसक ढंग से यानी बिना हिंसा किए एक आंदोलन करें। ठीक है, और इसके लिए 6 अप्रैल को हड़ताल शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार जो थे यानी काम करने वाले जो थे वो हड़ताल पर चले गए। दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। आगे देखिए, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसे मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते जो थे उनको बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रही हैं, उनके जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। जैसे जैसे जलियांवाले बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और गांवों पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने जो आंदोलन था उसको वापस ले लिया। भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वो मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जन आंदोलन वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। महात्मा गांधी ये चाहते थे कि ये जो आंदोलन है पूरे देश में फैल जाए और पूरे देश के लोग एक साथ खड़े हो जाएं। लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नजदीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली हुई देखिए ये अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता यानी जो खलीफा थे वो ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर
संयुक्त जन कार्रवाइयों की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। देखिए, आखिर असहयोग आंदोलन ही क्यों? देखिए, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने, ये पुस्तक 1909 में लिखा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। बात तो सही थी। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? देखिए, गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन जो है चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई जो पदवियां हैं उसे लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे, यानी उनको शंका थी। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस के बीच जो थी भारी खींचातानी चलती रही। मतलब जो कांग्रेस थे उनमें कुछ लोग गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और जो असहयोग कार्यक्रम था इस पर मुहर लगा दी गई, स्वीकृति मिल गई। सब लोग जो थे गांधी जी के विचारों से सहमत हो गए और यह आंदोलन शुरू करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये जो आंदोलन है आगे किस तरह बढ़ा? देखिए, उसमें से किन लोगों ने हिस्सा लिया? विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा? आखिर लोगों ने जो असहयोग का विचार था इसको किस तरीके से समझा? आगे देखिए, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। देखिए, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हरेक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। यानी देखिए, इसमें भाग तो अलग अलग समूहों ने ले लिया, लेकिन इन लोगों का हिस्सा लेने का सबका अपना अपना कारण था। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए जो अर्थ थे वो अलग अलग थे। स्वतंत्रता का जो अर्थ था सबके लिए मतलब अलग अलग था। जो भी सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया था सब लोगों के लिए अलग अलग था। आगे देखिए, शहरों में आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफा सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी।
1921 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात जो है वो आधा रह गया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। जब जाहिर सी बात है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगेगा तो भाई कुछ ना कुछ तो पहनना ही है, और लोग जब भारतीय वस्तुओं को खरीदने लगेंगे तो भाई इनकी डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो भाई उत्पादन भी बढ़ेगा। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा जो था मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। खादी का कपड़ा जो था वो महंगा पड़ता था, और वही जो विदेशी वस्तुएं थी वो मशीनों से तैयार होती थी तो भाई वो सस्ती पड़ती थी। तो गरीब लोग भाई महंगा कपड़ा कैसे खरीदेंगे? वो मिलों के कपड़ों का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी, ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की जो प्रक्रिया थी वो बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और जो वकील थे दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। ये देखिए गतिविधि लिखा है कुछ। मान लीजिए 1920 का साल चल रहा है, आप सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों का को असहयोग आंदोलन में जुड़ने का आह्वान करते हुए एक पोस्टर बनाइए। जाइए बनाइए, ये सब बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह देखिए, वो तो शहरी इलाकों में था। यहाँ क्या हाल था? शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसान व आदिवासियों के संघर्ष में भी इस आंदोलन में समा गए। देखिए शहरों में तो चल ही रहा था, शहरों से बढ़कर ये जो आंदोलन था ये देहात क्षेत्रों में भी फैल गया। जो किसान और आदिवासी वर्ग थे वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। देखिए अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन जो था तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। यानी जो नाई और धोबी थे वो लोग काम नहीं करेंगे। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर इस पूरे इलाके के गांवों में संगठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व जो कांग्रेस थी वो खुश नहीं थी। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों, व्यापारियों के जो मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के जो गोदाम थे उन पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है
कि अब कोई लगान नहीं बढ़ेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे और न ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि जो उनके परंपरागत अधिकार थे वो भी उनसे छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अलूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। वो सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है, जबकि राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध जो था उसको चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू ने अपने लोगों के बीच राजू थे वो अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे, यानी जनता का नेता यार। आगे देखिए, बगानों में स्वराज। अब ये क्या है देखिए, महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। सब लोग उनके विचारों को अलग अलग जो जैसा समझ पाए वैसा करता था। असम के बगानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आजादी का मतलब था कि वे अपने गांवों से संपर्क रख पाएंगे। 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और यह इजाजत उन्हें बिरले ही कभी कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे, यानी उनकी बात मानने से इनकार करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घरों को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हरेक को गांव में जमीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों के हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। आगे देखिए, इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए एक ऐसे युग का घोतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी तो एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे
जो उनके इलाके तक सीमित नहीं था। आगे दोस्तों ये छूट गया था, ये देख लेते हैं थोड़ा सा क्या था। गिरमिटिया मजदूर क्या होता है देख लीजिए। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को यह मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। अंग्रेज इन्हें इंडेंचर लेबर कहा कहते थे। ठीक है, इंडेंचर्ड लेबर क्या होता है वो आपने देख ही लिया यार, जो विदेश में काम करने जाते थे। ये देखिए 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। यह बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के समक्ष सक्षम नेतृत्व के तहत सफल रहा। इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति प्राप्त हुई इस आंदोलन को। आगे देखिए 6 जनवरी 1921 को संयुक्त प्रांत में रायबरेली के पास पुलिस ने किसानों पर गोली चलाई। जवाहरलाल नेहरू ने घटना स्थल का दौरा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। गुस्से में नेहरू ने अपने आसपास खड़े किसानों को ही संबोधित किया। बाद में इस सभा के बारे में उन्होंने बताया था। उनका आचरण खतरे के सामने होते हुए भी बहादुर, शांत और निश्चित लोगों जैसे थे। पता नहीं उन्हें क्या महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या महसूस कर रहा था। एक पल के लिए मेरा भी खून खौल उठा था। अहिंसा तो न जाने कहाँ छूट गई थी, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, जिसे ईश्वर की कृपा से हमें विजय द्वार पर ले जाने के लिए भेजा गया है, उस महान नेता के विचार मुझे याद आ गए और मैंने देखा कि मेरे आसपास बैठे और खड़े किसान मेरे से कम मेरे से कम उत्तेजित, मेरे से ज्यादा शांत थे। मेरी दुर्बलता का यह क्षण बीत गया। मैंने पूरी विनम्रता के साथ अहिंसा पर उनसे बात की। यह सबक उनसे ज्यादा मुझे सीखना था। उन्होंने मेरी बात समझी और शांति से चले गए। आगे देखिए, हमने तो पढ़ लिया। ये देखिए, ये गोरखपुर में स्थित चौरी चौरा जो बाजार है, वहां से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस था। मतलब गोरखपुर में एक चौरी चौरा एक जगह है, वहां से एक जुलूस था जो शांत तरीके से गुजर रहा था। पुलिस ने क्या किया, उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस घटना के बाद क्या हुआ, जो लोग थे वो इतना गुस्सा गए कि पूरे थाने में आग लगा दिया। जब इस घटना के बारे में महात्मा गांधी को पता चला तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। वही बात कह रहा है। अब ये देखिए, सबने अवज्ञा की ओर। पढ़ ही लेते हैं, मैं सोच रहा था यहीं तक समाप्त कर दूं, आगे वीडियो बनाएंगे कल, पर बताइए क्या करें। चलिए सबने अवज्ञा के बारे में कल पढ़ते हैं, ठीक है। असहयोग आंदोलन तो आपने देख लिया कि कैसे शुरू हुआ था, कैसे इसका विस्तार हुआ और महात्मा गांधी ने क्यों वापस ले लिया। महात्मा गांधी ने वापस इसीलिए ले लिया भाई कि अब लोग इसमें हिंसा करने लगे थे, जबकि उनका कहना था कि जब हिंसा होगी तो मैं इसको वापस ले लूंगा, क्योंकि महात्मा गांधी का क्या था, सत्य और अहिंसा दो हथियार थे। इन्हीं माध्यमों से वो आंदोलन जारी रखना चाहते थे। चलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, फिर इसको कल सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और भूल जाएंगे तब भी कोई बात नहीं यार, मुझे उससे क्या लेना देना है, सब्सक्राइब से यार। आप लोग पढ़ लें, अगर एक बच्चा भी पढ़ जाएगा यार वही बहुत है। चलिए अपना ख्याल रखिए।